नमस्कार, मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, लंबे अरसे के बाद फिर हम लोग देखते हैं एक इतिहास के नए टॉपिक 1857 ईस्वी का विद्रोह। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, अर्थात इसे अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कई विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह का दर्जा दिया है, जबकि ध्यान रहे कि बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में मैं अधिक बातों को बता सकूं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर एक बात आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो 10 मई 1857 ईस्वी को विधिवत प्रारंभ हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। उस कारण को हम लोग यदि देखेंगे तो सबसे पहला कारण यदि देखा जाए तो राजनीतिक कारण था। उस राजनीतिक कारण में हड़प नीति का आप लोग नाम सुने होंगे। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर बनकर आया तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लाया। अर्थात इसके तहत क्या किया था कि वैसे राज्य को हड़प लिया जाता था जिस राज्य में यदि उसका राजा का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को वो क्या करते थे, हड़प लेते थे। उसके साथ है, इन्होंने ही लाया था गोद निषेध प्रथा। अर्थात यदि किसी शासक का, किसी राजा का, यदि भारत के किसी राज्य के राजा के पास यदि अपना उत्तराधिकारी अर्थात अपना पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है और उसे अपना वारिस नहीं बना सकता है। उसके बाद था कि इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया। कुछ ऐसे राज्य जैसे अवध और हैदराबाद का उल्लेख मिलता है कि अवध और हैदराबाद के शासक पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन अर्थात जिसका शासन अच्छा न हो। इन्होंने कहा कि आपके जो राज्य हैं वहाँ का शासन व्यवस्था सही नहीं है, आप राज्य के जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए आपके राज्य को हड़पा जा रहा है। अर्थात कुशासन का आरोप लगा करके, याद रखिएगा कि कुशासन का आरोप जो लगाया गया था वो मुख्यतः अवध पर, जो अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में, अर्थात अवध और हैदराबाद को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया गया था। इसके साथ ही इन्होंने यह किया कि कई ऐसे राज्य थे जिसे जब ये हड़प लिए या राजनीतिक दृष्टिकोण से जब उस पर शासन सत्ता इन्होंने स्थापित कर लिया अपना, तो वहाँ के जो पेंशन भोगी शासक थे उसका इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। अर्थात ब्रिटिश शासक, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर थे वो उसमें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया। इससे भी जनता क्षुब्ध थी। उसके बाद गोद निषेध प्रथा लाया जिससे जनता के अंदर रोष था। कुशासन का आरोप लगाया, अर्थात कई राज्यों को कुशासन के आरोप पर हड़प लिए गए जिससे वहाँ के शासक और वहाँ का जनता क्षुब्ध था। इसके साथ ही पेंशन बंद कर दिया गया। पेंशन बंद करने की बात यदि किया जाए तो मराठा का नाम आता है। मराठा में नाना साहब जो थे, इनको बिठूर कानपुर में ला करके रखा गया था और इनको पेंशन भोगी बनाया गया था, परंतु इनका पेंशन कालांतर में जा करके बंद कर दिया। यह भी कारण बना कि इन शासकों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया। उसके बाद देखते हैं, अगला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में उल्लेख मिलता है कि धन निष्कासन का। ध्यान रहे कि ये जो धन निष्कासन था, अर्थात भारत को पूर्व में सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसके पीछे कारण था। कहा जाता है कि भारत उस समय में बड़ा ही संपन्न राष्ट्र था, परंतु यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा जो यहाँ व्यापार प्रारंभ हुआ, उसी समय से धीरे धीरे यहाँ से संपत्ति को स्थानांतरित किया जाने लगा। कहाँ? तो इंग्लैंड के लिए। और इस बात को सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन अर्थात दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार इसका उल्लेख किया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
उस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि किस तरह से भारत की संपत्ति धीरे धीरे ब्रिटेन स्थानांतरित हो रही है। इस बात का उल्लेख दादा भाई नौरोजी ने किया है। अर्थात भारत से जो धन विदेश जा रहा था, इससे भी भारतीय जनता क्षुब्ध हो चुकी थी। और कहा जाता है कि आर्थिक कारण में उल्लेख मिलता है, भारतीय उद्योग धंधे को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। कहा जाता है कि भारत से सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदता था, भारत से सस्ते दाम पर कच्चे माल की खरीदारी की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसे ब्रिटेन ले जा कर के और वहाँ बने हुए सामान को फिर से पुनः भारत में लाता था और भारत में ला कर के उसे बेचा जाता था। अर्थात भारत में लाकर उसको बेचा जाता था और अधिक मुनाफा कमाया जाता था। तो किसी न किसी तरह से ये जो भारत के उद्योग धंधे थे, उस उद्योग धंधे को बर्बाद कर रहे थे। अर्थात यहाँ भारत में उतनी बेहतर तकनीक व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ पर जो सामान बनता था वो महंगे दामों में बिकता था और ब्रिटेन से आने वाला सामान सस्ते दाम में बिकते थे, जिस कारण भारतीय उद्योग धंधा बर्बाद हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस उद्योग धंधे में लगे हुए लोग भी क्षुब्ध थे। किससे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से। उसके बाद उल्लेख मिलता है कि 1857 के विद्रोह का जो कारण था, उसमें धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण की यदि बात किया जाए तो इसमें ईसाई धर्म का प्रचार की बात होती है। अर्थात कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत भेजना प्रारंभ किया। अर्थात भारत में ईसाई मिशनरी आने लगे और ये आकर के अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस बात से भारतीय जो सनातन धर्मावलंबी थे या भारत के पहले से जो भी लोग जिस धर्म को मानते थे, उनको अपने धर्म में विशेष आस्था थी और उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ईसाई धर्म की जो प्रचार प्रसार की जा रही थी। कहा जाता है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन होने लगा भारत में, इससे भी भारतीय जनता क्षुब्ध थे। उसके बाद है 1850 ईस्वी में एक अधिनियम लाया जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कहलाया। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के तहत ये था कि यदि अंग्रेज़ों का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति, ईसाई मिशनरियों को जो भेजा गया, उनका कहना यह था कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, अर्थात पिता की जो संपत्ति है, उसमें उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। यदि वो व्यक्ति ईसाई धर्म को नहीं मानता है, कोई अन्य धर्म को अपना लेता है या जिस धर्म को वो पहले से मान रहा है उसी धर्म को वो अपनाता है, तो उस व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति में, अर्थात पिता की जो संपत्ति है, उस पिता की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होगा। ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के तहत कहा गया था। अर्थात ये तो आश्चर्य की बात है कि पिता का संपत्ति है, अर्थात जिसका वो वारिस है, उसमें भी उसको अधिकार नहीं देने की बात कही गई थी। कहा जाता है कि इससे भी भारतीय लोगों के अंदर रोष था अंग्रेज़ों के प्रति। देखते हैं सामाजिक कारण की यदि बात किया जाए तो उसमें उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। भारत में एक प्रथा चल रहा था, सती प्रथा। अर्थात इस सती प्रथा को 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। अर्थात सती प्रथा यह था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी थी विधवा, वो आग में कूद करके उसी चिता में जान दे देती थी। वैसे तो ये प्रथा अच्छा नहीं था, परंतु भारत के जो कुछ रूढ़िवादी समाज के लोग थे वो इसे अपने धर्म पर कुठाराघात समझने लगे। ये मानने लगे कि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा प्रहार किया जाता है, इसीलिए सती प्रथा को जब गैरकानूनी घोषित किया गया। इसके साथ ही भारतीय समाज में नर बलि प्रथा चलता था और पशु बलि चलता था। इन सब चीज़ों को जब प्रतिबंधित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा तो भारतीय समाज के कुछ हिस्से अंग्रेज़ के खिलाफ हो गए। इसके साथ ही 1856 ईस्वी में उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में एक विद्वान हुए जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा विवाह जो था उसको
कानूनी मान्यता दे दी कि विधवा को विवाह करने का अधिकार है। इससे भी भारतीय समाज के रूढ़िवादी जो कुछ लोग थे वो क्षुब्ध हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। उसके बाद यदि देखा जाए तो सैनिक कारण में उल्लेख मिलता है कि सैनिक के द्वारा, भारतीय सेनाओं के द्वारा अंग्रेज़ों के प्रति पहली बार जो रोष व्यक्त किया गया था, अर्थात पहला बार जो विद्रोह किया गया था, वो विद्रोह का उल्लेख मिलता है 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, जो भारतीय सेना अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह कर दिया था। उसके पीछे कारण यह था कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय सेना जो तिलक लगाते थे उस पर एवं पगड़ी जो बांधते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भी हिंदू धर्म के थे वो तिलक लगाते थे, जबकि सिख धर्मावलंबी पगड़ी बांधते थे। इन पर प्रतिबंध, तिलक और पगड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय सेना के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक घृणा की भावना आ गई और अंग्रेज़ों के विरोध में पहली बार 1806 में वेल्लोर में विद्रोह किया गया था सेनाओं के द्वारा। उसके बाद देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना भर्ती अधिनियम लाया था। एक एक्ट लाया, ब्रिटेन के संसद से एक एक्ट आया जो सेना भर्ती अधिनियम था। इसमें उल्लेख इस बात का किया गया था कि भारतीय सैनिक, अर्थात इसमें योग्यता को, याद रखिएगा कि योग्यता को तरजीह नहीं दिया गया था, अर्थात योग्यता के आधार पर इसमें सेनाओं की भर्ती नहीं की जाती थी। कोई भी भारतीय सैनिक चाहे जितना भी योग्य हो उसे ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। अर्थात यदि ब्रिटिश कोई अंग्रेज़ अधिकारी जो कम योग्यता वाला भी है तो उसे, अंग्रेज़ सेना कम योग्यता का है तो भी उसको बड़े ओहदे तक, बड़े पद तक भेजा जाता था, जबकि भारतीय सैनिकों को बड़े पद नहीं दिए जाते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण भी भारतीय सेना के जो लोग थे, भारतीय समाज के जो लोग थे, वो अंग्रेज़ों से क्षुब्ध हो गए थे। ये सब कारण बना था, अर्थात भारतीय लोगों के अंदर जो एक आग की चिंगारी दबी हुई थी वो अचानक विस्फोट हुआ। कब? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद देखते हैं कि ये जो तात्कालिक कारण है, अर्थात 1857 की ईस्वी, ये घटना तो दरअसल 1854-55 से ही चली आ रही थी, 1850 के आसपास से ही चली आ रही थी। अचानक 1857 ईस्वी में इस तरह से उग्र रूप क्यों धारण कर लिया, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे तात्कालिक कारण का उल्लेख होता है कि 1857 ईस्वी के तात्कालिक कारण जो थे वो थे चर्बी वाला कारतूस। अर्थात चर्बी वाला कारतूस क्या था, इसको समझते हैं। कहा जाता है कि 1857 ईस्वी में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो तत्कालीन गवर्नर थे, उस समय में चर्बी वाला कारतूस आया। अर्थात भारतीय सेनाओं के लिए जो कारतूस आता था उसके ऊपर में एक कवर लगी होती थी, वो कवर होता था चर्बी का बना हुआ होता था। भारतीय सेना में एक बात बड़े आग की तरह फैल गई। अब उसे अफवाह कहा गया, बात आग की तरह फैल गई। सेना में यह बात आया कि गाय एवं सूअर, अर्थात गाय एवं सूअर की चर्बी इस कारतूस के ऊपर में लगी हुई थी। और गाय एवं सूअर दोनों का नाम जब लिया गया तो गाय की यदि बात किया जाए तो हिंदू के लिए गाय पवित्र माना जाता है। अर्थात हिंदू जो है वो गाय की चर्बी को मुंह नहीं लगा सकता था। और सूअर की बात यदि किया जाए तो इसे नापाक मानता है मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा कि गाय एवं सूअर की लगी हुई चर्बी को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि ये जो वजह था चर्बी वाला कारतूस, इस समय में अंग्रेज़ों के द्वारा, समझिएगा, चर्बी वाला कारतूस जो था, कहा जाता है
तात्कालिक कारण में उल्लेख मिलता है चर्बी वाला कारतूस। कहा जाता है कि पहले ब्रिस्बेन राइफल चलता था, ब्रिस्बेन राइफल, पहले ब्रिस्बेन राइफल चलता था और इस ब्रिस्बेन राइफल के स्थान पर एक नया राइफल आया जिसे इन्फेंट्री राइफल कहा गया। इन्फेंट्री राइफल, अर्थात ब्रिस्बेन राइफल के स्थान पर इन्फेंट्री राइफल आया और इस इन्फेंट्री राइफल में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा। और यही चर्बी वाला कारतूस जो था उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और ये भारतीय सैनिकों की भावना को आहत किया। इसी कारण कहा जाता है कि 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री राइफल का जवान था जिसका नाम था मंगल पांडे, अर्थात 34वीं इन्फेंट्री राइफल का जवान मंगल पांडे था। इन्होंने विद्रोह कर दिया। कहाँ कर दिया? तो बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में। 34वीं इन्फेंट्री राइफल का जवान मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया और इन्होंने कहा कि हम इस चर्बी वाले कारतूस को हाथ नहीं लगाएंगे। इन पर जब दबाव दी गई तो इन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूडसन एवं जनरल बाग, इन दोनों अधिकारियों को दबाव देने के कारण जनरल ह्यूडसन और बाग जब इन पर दबाव दिया कि नहीं इस कारतूस का प्रयोग करना होगा तो इन्होंने उन्हें गोली मार दी। और गोली मारने के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूडसन एवं बाग को इन्होंने गोली मार दिया और इसी अपराध में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को पकड़कर अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया। अर्थात जो ही अंग्रेज़ों के द्वारा मंगल पांडे को फांसी दी गई तो ये बात भारतीय सेना में आग की तरफ फैल गई और भारतीय सेना के जो भी टुकड़ी जहाँ भी थे उन सबों ने अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े होने का निर्णय ले लिया और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी और फैलते फैलते 10 मई 1857 को, याद रखिएगा तिथि, 10 मई 1857 ईस्वी को वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो छावनी था उस मेरठ छावनी के जवान जो थे उन लोगों ने खुला विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के जवान ने खुला विद्रोह किया और इसे ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। इस डेट से ही 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कहा जाता है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के जवान विद्रोह किए और उन लोगों ने दिल्ली की ओर रवाना हो गया, अर्थात दिल्ली की ओर कूच कर दिया। और दिल्ली की ओर सैनिकों के बढ़ने के दरमियान कहा जाता है कि ये लोग रातों रात यमुना नदी को पार किए, यमुना नदी पार किया और कहा जाता है कि 11 मई 1857 ईस्वी को ये पहुँचे कहाँ? तो दिल्ली। कहा जाता है कि रात में ही यमुना नदी पार किया और 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के सैनिक
पहुंच गए कहाँ, दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद ये लोग मिलते हैं किनसे, तो बहादुर शाह जफर से, या बहादुर शाह द्वितीय उसी को कहा गया, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर से मिले और इन लोगों ने इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कहा जाता है कि इस समय में बहादुर शाह जफर वृद्ध भी हो चुके थे। बहादुर शाह जफर आराम से खटिया पर सोए हुए थे। अचानक ये लोग जब सेना पहुँचे तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपको भारत का सम्राट बनाने के लिए आए हैं और आप हैं कि सोए हुए हैं। तो कहा जाता है कि ये अचानक उठे और उठने के बाद कितना खुशी हुआ होगा इनको कि आज हम फिर से भारत के सम्राट बनेंगे, अर्थात इनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। परंतु दुर्भाग्य इनका कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज़ों ने बड़ी तत्परतापूर्वक अपने सैन्य टुकड़ी को भेजा और कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर और इनका सेनापति था बख्त खां। बहादुर शाह जफर और इनका सेनापति बख्त खां, इन दोनों ने यहाँ नेतृत्व को संभाला दिल्ली में। और कहा जाता है कि कुछ ही दिन बाद बहादुर शाह जफर को जब ढूंढने लगी सेना तो बहादुर शाह जफर यहाँ से भाग करके दिल्ली में ही जा कर के छुप गया। कहाँ, हुमायूं के मकबरा। हुमायूं के मकबरा में, याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरा के पास जाकर क्या किया, छिप गया बहादुर शाह जफर और वहीं पर इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगा कि यदि इनको भारत में छोड़ दिया जाएगा तो इस तरह से फिर से ये विद्रोह करवा सकते हैं। इसीलिए बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से, तो हुमायूं के मकबरा के पास से। याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरा के पास दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था बहादुर शाह जफर और इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया रंगून। वर्तमान के म्यांमार कहिए, उस समय का बर्मा था, वर्तमान का कहा जाए तो म्यांमार। याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और हुमायूं के मकबरा के पास से गिरफ्तार करके इनको नज़रबंद करके रंगून भेज दिया गया, बर्मा अर्थात वर्तमान के म्यांमार। और वहीं पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, तो बहादुर शाह जफर की। एक प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस मुग़ल बादशाह का मकबरा रंगून में है, तो बहादुर शाह जफर का। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुग़ल बादशाह कहलाता है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, तो रंगून म्यांमार में, वर्तमान के म्यांमार उस समय का बर्मा था, वहाँ है। पूछा जाए बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, तो 1862 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर एक विद्वान शासक था और ये जफरनामा नाम से कविता भी लिखता था। इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता था। और इन्हीं के दरबार में मशहूर शायर रहते थे जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब, अर्थात शायरी का नाम ही मिर्ज़ा गालिब है। अर्थात सीधा समझिए कि शायरी का पर्यायवाची है मिर्ज़ा गालिब। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबार में ही रहते थे। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। और इससे आगे की यदि बात किया जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इससे आगे की जो बात होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। 1857 की क्रांति से जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे वो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए